कहावत कही गई है, इफ यू चेंज नथिंग देन नथिंग विल चेंज। फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे ज्यादा एफर्ट्स जिसे करने हैं वो आप ही हैं। हाँ, हम लोग आपकी हेल्प जरूर करेंगे। ये जो चैप्टर है स्ट्रेट लाइन मोशन, वाकई में यहीं से फिजिक्स पढ़ने की शुरुआत होती है। इससे पहले भी कुछ चैप्टर आपके सिलेबस में डाले गए हैं, जैसे फिजिकल वर्ल्ड, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, डायमेंशनल एनालिसिस, वेक्टर एनालिसिस, वो सब ठीक है अपनी जगह। बट इस चैप्टर से आप जो भी लॉज समझेंगे फिजिक्स के, जिन फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आप पढ़ेंगे, वो आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। आपको अब यहां से फिजिक्स फील होना शुरू होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये क्लास 11 का बहुत ही खूबसूरत चैप्टर स्ट्रेट लाइन मोशन फिजिक्स के किस ब्रांच के सब ब्रांच के अंडर आता है। सबसे पहले ये देखते हैं कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, फिजिक्स की जिस ब्रांच के अंडर क्लास 11 के स्टार्टिंग के चैप्टर्स डाले गए हैं उसे हम कहते हैं मैकेनिक्स। क्या कहते हैं? मैकेनिक्स, यांत्रिकी। बहुत ही धीरे धीरे बेसिक से शुरुआत से पढ़ेंगे, हौले हौले प्यार से धीरे धीरे। मैं एकदम अपनी स्पीड में आपको पढ़ाऊंगा। थोड़ा पेशेंस तो आपको रखना ही होगा, चीजें ओवरनाइट नहीं होती। आप एक दिन में एकदम फिजिक्स के सुपरस्टार नहीं बन जाएंगे, थोड़ा टाइम तो आपको देना ही होगा। अब ये मैकेनिक्स क्या है? पहली बात तो आप ये समझिए कि मैकेनिक्स को फिजिक्स का बैकबोन कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी। अगर आप इसके कॉन्सेप्ट्स नहीं सीखेंगे तो 60% फिजिक्स तो आपको वैसे भी समझ में नहीं आएगी। फिर ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। मैक्सिमम क्वेश्चन तो इसी से आता है। आप कोटा चले जाओ, आप कानपुर चले जाओ, या इंडिया के किसी भी बड़े से बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में चले जाओ, मिनिमम 4 मंथ्स आपको मैकेनिक्स ही पढ़ाया जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट है ये। तो मैकेनिक्स क्या होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी सिस्टम पर जब हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्सेस के अंडर उस ऑब्जेक्ट या उस सिस्टम का जो बिहेवियर है उसकी स्टडी मैकेनिक्स कहलाती है। बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट स्टेट में हो। बहुत सारे फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं, हो सकता है वो मोशन में हो। तो अगर रेस्ट में है तो फोर्सेस किस तरह से बैलेंस है, अगर मोशन में है तो टी टाइम के बाद डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, टी टाइम के बाद वेलोसिटी कितनी होगी, टी टाइम के बाद एक्सेलरेशन कितना होगा, मोमेंटम कितना होगा, एनर्जी कितनी होगी। ये सब जो भी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं या जो भी स्टडी करते हैं वो किस ब्रांच के अंडर आता है? मैकेनिक्स। साथ ही साथ हम लोग एनर्जी और किसी भी मटेरियल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनकी भी स्टडी मैकेनिक्स के अंडर करते हैं। फिर मैकेनिक्स की भी 3 फर्दर सब ब्रांचेस होती हैं। सबसे पहले को हम लोग बोलते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स में जिस साइंटिस्ट ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है वो है सर आइजैक न्यूटन। तो अभी हम लोग क्लास 11th में स्टार्टिंग में बेसिकली क्लासिकल मैकेनिक्स ही पढ़ेंगे। इसको आप न्यूटोनियन मैकेनिक्स या न्यूटोनियन फिजिक्स भी बोल सकते हैं। दूसरा इसका जो सब ब्रांच है इसे हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। इसमें टाइनी पार्टिकल्स, बहुत जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, और सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटॉमिक पार्टिकल्स, उनकी स्टडी की जाती है। इसमें जिस साइंटिस्ट ने सबसे ज्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दिया है वो है मैक्स प्लांक। और तीसरा जो इसका सब ब्रांच है इसे हम कहते हैं रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। और जिस साइंटिस्ट ने इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है या जिसे आप फादर ऑफ रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स कह सकते हैं वो है एल्बर्ट आइंस्टाइन। बहुत ही खास बात यह है कि इसके जो भी सेट ऑफ रूल्स, जो भी सेट ऑफ लॉज हैं वो इससे बिल्कुल ही डिफरेंट है। ये जो फिजिक्स है इसके जो भी लॉज हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट है इन दोनों से। इसके जो भी लॉज हैं, जो भी इसमें हम लोग नियम पढ़ेंगे वो इन दोनों से बिल्कुल ही अलग है। तो फिजिक्स भी अपने आप में 3 अलग अलग तरह की होती है। उसमें तीनों में अलग अलग तरह के सेट ऑफ रूल्स यूज होते हैं और एक के फंडे आप दूसरे पे अप्लाई नहीं कर सकते। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत ही हाई वेलोसिटी से चलता है, बहुत ही हाई वेलोसिटी मतलब लाइट के स्पीड के कंपैरेबल अगर स्पीड से चलता है तो उसकी पूरी फिजिक्स बदल जाती है। उसमें आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 1/2 mv², ये अप्लाई नहीं होता। मोमेंटम का फॉर्मूला P = mv, ये भी अप्लाई नहीं होता। तो उसकी पूरी फिजिक्स बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। तो इसके सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशन इसमें अप्लाई नहीं होते, इसके उसमें अप्लाई नहीं होते। तो अभी हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में
अब इसके अंदर जाएंगे। क्लासिकल मैकेनिक्स भी फर्दर 3 तरह की होती है। आप चाहे तो पेन कॉपी लेके अपने हिसाब से थोड़ा बहुत नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स में सबसे पहला जो इसका पार्ट है वो है रिजिड बॉडी मैकेनिक्स, दृढ़ पिंड यांत्रिकी। कोई भी ऑब्जेक्ट जो रिजिड बॉडी है, आगे धीरे धीरे आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि रिजिड बॉडी क्या होता है, और भी जितनी टर्मिनोलॉजी इसमें आएगी वो सब धीरे 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 क्लियर हो जाएगी। बस आप आराम से स्टार्टिंग से सीक्वेंस में वीडियोस को देखते चले जाइए। दूसरा, इस क्लासिकल मैकेनिक्स का जो पार्ट है इसको हम कहते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, और तीसरा जो इसका पार्ट है उसको हम कहते हैं डिफॉर्मेबल बॉडी मैकेनिक्स। डिफॉर्मेबल मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जिस पर फोर्स लगाने पे वो डिफॉर्म हो जाए, उसका शेप साइज चेंज हो जाए, तो ये तीसरा है डिफॉर्मेबल बॉडी मैकेनिक्स। अब फिर से ये जो पहला वाला इसका पार्ट है यानी कि रिजिड बॉडी मैकेनिक्स, ये भी फर्दर 2 तरह का होता है। पहला, इसे हम कहते हैं स्टैटिक्स यानी कि स्थिति विज्ञान, और दूसरे को हम कहते हैं स्थिति विज्ञान। कोई भी ऑब्जेक्ट जब रेस्ट स्टेट में होता है तो उसकी स्टडी स्टैटिक्स कहलाती है, जो रिजिड बॉडी मैकेनिक्स या अल्टीमेटली मैकेनिक्स का ही एक पार्ट है। इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं होगा, कहीं अटका होगा, कहीं लटका होगा, कहीं फंसा होगा, कहीं दबा होगा, कहीं कुचला होगा, बट होगा रेस्ट स्टेट में। दूसरा जो इसका ब्रांच है इसे हम कहते हैं स्टैटिक्स, उसके बाद डायनामिक्स। डायनामिक्स यानी कि गति विज्ञान। इसमें जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो होगा मोशन में। डायनामिक्स, इसकी हिंदी भी लिख देते हैं गति विज्ञान। अब ये जो डायनामिक्स है ये भी फर्दर 2 तरह का होता है, इसको भी जल्दी से देख लेते हैं। एक को हम कहते हैं काइनामेटिक्स। काइनामेटिक्स का मतलब होता है शुद्ध गति विज्ञान, और दूसरे को हम कहते हैं काइनेटिक्स। काइनेटिक्स यानी बल गति विज्ञान। इन दोनों में क्या फर्क है? काइनामेटिक्स में हम सिर्फ ऑब्जेक्ट के मोशन को देखते हैं, उसके मोशन के कॉज के पीछे नहीं जाते। यानी कोई कार अगर 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है तो 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, हम ये नहीं सोचेंगे कि उस कार का इंजन कैसे काम कर रहा है। बट काइनेटिक्स में हम मोशन के साथ साथ मोशन का जो कॉज है या जो फोर्स लग रहा है उसके पीछे भी जाते हैं, उसकी भी स्टडी करते हैं। तो काइनेमेटिक्स क्लियर हो गया आपको, काइनेटिक्स क्लियर हो गया। तो अभी हम लोग स्टार्टिंग में जो स्ट्रेट लाइन मोशन वाला चैप्टर है या उसके आगे प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे, वहां तक बात होगी किसकी? काइनेमेटिक्स की, यानी शुद्ध गति विज्ञान की। तो ये इतना क्लासिफिकेशन क्लियर हो गया आपको। अब आप चाहे तो हेडिंग डाल सकते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। तो ब्रांचेस समझने के बाद अब चलते हैं काइनेमेटिक्स के भीतर, और काइनेमेटिक्स में जो सबसे पहला चैप्टर हमें पढ़ना है, बहुत ही शानदार चैप्टर, वो है स्ट्रेट लाइन मोशन, और इसकी जो पहली हेडिंग है वो है रेस्ट एंड मोशन। पहले समझो तो सही, रेस्ट स्टेट क्या है, मोशन स्टेट क्या है। विराम एवं गति। तो आप सभी लोगों ने ट्रेन की जर्नी तो की ही होगी, तो ट्रेन का ही एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये कोई ट्रेन है और ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मोशन में है। इसके भीतर एक सीट पे आप बैठे हो और आपके सामने वाली सीट पे कोई दूसरा पैसेंजर बैठा है। वैसे पता नहीं आप लोगों के साथ ये हुआ है कि नहीं, जब हम लोग अपना रिजर्वेशन करा के कहीं जाते हैं ट्रेन से, तो हमारे सीट के अगल बगल वाली सीटों पे सब बुढ़ऊ लोग ही मिलते हैं हमें, पर जब हम किसी को छोड़ने जाते हैं तब ऐसा नहीं होता। तो चलिए, आपकी जर्नी बेकार ना हो इसलिए मान लेते हैं आपके सामने कोई बैठा नहीं है, कोई बैठी है। तो अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अब आप ये बताइए अपने एक्सपीरियंस से फील करके कि अगर आप अपने सामने वाले पैसेंजर को देखोगे, जो कि देखोगे ही आप, तो आपके रिस्पेक्ट में ये पैसेंजर रेस्ट स्टेट में होगा या फिर मोशन स्टेट में होगा। स्वाभाविक सी बात है, अगर मेरे सामने कोई पैसेंजर बैठा हुआ है और ट्रेन चल रही है, फिर भी मेरे सामने बैठा हुआ पैसेंजर मेरे रिस्पेक्ट में रेस्ट स्टेट में ही होगा, क्योंकि अभी अगर हम पैसेंजर को देख रहे हैं तो मेरे सामने है,
थोड़ी देर बाद भी हम पैसेंजर को देख रहे हैं तो मेरे सामने है, थोड़ी देर बाद भी हम अपने पैसेंजर को देख रहे हैं तो मेरे सामने ही है। तो मेरे रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, इट मींस मेरे रेस्पेक्ट में वो पैसेंजर रेस्ट स्टेट में है। तो इसके रेस्पेक्ट में ये पैसेंजर किस स्टेट में मिला हमें? रेस्ट स्टेट में। लेकिन सपोज करिए यहां प्लेटफॉर्म पे एक दूसरा कोई पैसेंजर हो, ये अगर इस ट्रेन को और ट्रेन के भीतर बैठे इस पैसेंजर को देखे, ऑब्जर्व करे, तो इसके रिस्पेक्ट में पूरी ट्रेन इसके सामने से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गुजर जाएगी। उसमें बैठा हुआ यात्री भी इस ऑब्जर्वर को ट्रेन के साथ मोशन में दिखाई देगा। तो यही पैसेंजर इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में रेस्ट स्टेट में है और यही पैसेंजर इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में किस स्टेट में है? मोशन स्टेट में। तो यहां आप देख सकते हैं कि एग्जांपल से कि किसी भी ऑब्जेक्ट का रेस्ट स्टेट में होना या फिर मोशन स्टेट में होना डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पर। एक ही ऑब्जेक्ट एक ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में रेस्ट स्टेट में हो सकता है और वही ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में मोशन में भी हो सकता है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। आप अपने घर के अगल बगल किसी भी बिल्डिंग को देखिए, आपके रेस्पेक्ट में वो जो बिल्डिंग है वो रेस्ट स्टेट में होगी। तो ये कोई बिल्डिंग है और आप इसको यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपके रिस्पेक्ट में ये बिल्डिंग किस स्टेट में है? रेस्ट स्टेट में। बट अगर सपोज करिए कि आपके पास ऐसी पावर आ जाती है कि आप अर्थ सरफेस से बाहर निकल के आउटर स्पेस में जा सकें, तो आउटर स्पेस में जाकर अगर आप इस बिल्डिंग को देखेंगे, ऐसे शक्तिमान अगर आपको बना दिया जाए और शक्तिमान बन के आप चले गए आउटर स्पेस में, अब अगर आप उसी बिल्डिंग को ऑब्जर्व करेंगे तो आउटर स्पेस से आपको ये पूरी अर्थ, पूरी पृथ्वी ऐसे घूमती हुई नजर आएगी। तो आपके रेस्पेक्ट में ये जो बिल्डिंग है ये भी घूमता हुआ यानी कि मोशन में दिखाई देगा। तो यहां भी आप देख सकते हैं कि एक ही ऑब्जेक्ट एक ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में रेस्ट स्टेट में है और वही ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में मोशन में। अरे ये तो छोड़िए, एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देते हैं आपको। मेरे इस हाथ को बहुत ही ध्यान से देखिए कैसे मूव कर रहा है। अगर आपसे पूछें कि आप वीडियो को देख रहे हैं, आपके रेस्पेक्ट में इसका मोशन कैसा है, तो आपके रेस्पेक्ट में इसका मोशन क्लॉक वाइज डायरेक्शन में है। पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अगर इधर आके आप मेरी साइड से इसको देखेंगे तो इसका मोशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो देखिए इतने ही छोटे से एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का रेस्ट में होना या मोशन में होना या उसका मोशन का जो सेंस है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है। अभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बताते हैं आपको। तो कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट स्टेट में है कि मोशन स्टेट में है वो ऑब्जर्वर की स्थिति पर डिपेंड करता है। इतने उदाहरणों का, इतने एग्जांपल्स का जो निचोड़ है वो ये है कि रेस्ट और मोशन इज अ कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जर्वर। विराम या गति किसी भी पिंड और उसको देखने वाले यानी कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर का एक संयुक्त गुण होता है। एक ही ऑब्जेक्ट एक ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में रेस्ट स्टेट में हो सकता है और वही ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में मोशन में भी हो सकता है। तो रेस्ट एंड मोशन की हेडिंग में जो भी लोग नोट्स वगैरह बनाते हैं तो आप सिर्फ एक लाइन लिख लेना कि रेस्ट और मोशन इज ए कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जर्वर। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको जो अगला कंसेप्ट समझना है उसे हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्या कहते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का रेस्ट स्टेट या मोशन स्टेट हमें बताना है तो सबसे पहले तो हमें ये बताना होगा, ये डिफाइन करना होगा कि ऑब्जर्वर कौन है, उसकी पोजीशन कहां पे है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का रेस्ट या मोशन का स्टेट बताने के लिए हमें सबसे पहले ऑब्जर्वर को डिफाइन करना होता है। ऑब्जर्वर जहां से भी, जिस पोजीशन से, जिस लोकेशन से ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करता है उसकी वो लोकेशन, उसकी वो पोजीशन ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाती है। जैसे यहां कोई ऑब्जेक्ट है, हमें ये देखना है कि ये मोशन में है कि ये रेस्ट में है, तो सबसे पहले हम ये डिफाइन करेंगे कि इसको कौन कहां से ऑब्जर्व कर रहा है। तो सपोज इसको आप ऑब्जर्व करते हो, ये है आपकी आंख। तो आपकी ये जो पोजीशन है, अगर आप इसको यहां से ऐसे ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपकी जो ये पोजीशन है यही होगी क्या? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल जो इसका एस्पेक्ट है, इसका जो साइंटिफिक इसमें जो चीजें हैं अब उसको इन्वॉल्व करते हैं। हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच होता है, एक्स, वाई और जेड।
हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ क्या होता है, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच होता है और साथ ही साथ यही ऑब्जर्वर टाइम को भी मेजर करता है। सो x, y, z, t किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बेसिक प्रॉपर्टीज होती है। अब अगर हमें ये डिफाइन करना है कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट स्टेट में है कि मोशन स्टेट में है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये ऑब्जर्वर उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेगा। अब ये बताइए, इसके साथ अगर 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच है तो इसके रेस्पेक्ट में इस ऑब्जेक्ट का एक कोऑर्डिनेट मिलेगा हमें। मान लेते हैं x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट, x0, y0 और z0 है। तो इसने उस ऑब्जेक्ट को देखा, इसके रिस्पेक्ट में उस ऑब्जेक्ट का जो कोऑर्डिनेट है इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो x0, y0 और z0 है। अब अगर टाइम बीतने के साथ उस ऑब्जेक्ट का ना ही x0, ना ही y0, ना ही z0, माने ना ही x, ना ही y और ना ही z कोऑर्डिनेट चेंज हो, तो हम बोलेंगे कि इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में वो ऑब्जेक्ट रेस्ट स्टेट में है। टाइम बीतता जा रहा है, ना इसका x कोऑर्डिनेट बदल रहा है, ना ही y कोऑर्डिनेट बदल रहा है, ना ही z कोऑर्डिनेट बदल रहा है। इट मींस वो ऑब्जेक्ट इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में रेस्ट स्टेट में है, विरामावस्था में है, रुका हुआ है। लेकिन अगर टाइम बीतने के साथ इसका कोई भी एक कोऑर्डिनेट या कोई दो कोऑर्डिनेट या तीनों कोऑर्डिनेट अगर बदलते हैं तो हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट इसके रेस्पेक्ट में क्या है, मोशन स्टेट में है। जैसे मान लीजिए यहीं पे आपकी आंख हो, आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहीं पे है, आप इस मार्कर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, टाइम बीतता जा रहा है बट इसका ना ही x कोऑर्डिनेट बदल रहा है, ना ही y कोऑर्डिनेट बदल रहा है, ना ही z कोऑर्डिनेट बदल रहा है। इट मींस आपके रिस्पेक्ट में ये मार्कर कैसा है, रेस्ट स्टेट में है। लेकिन अगर टाइम बीतने के साथ इसका कोई भी एक कोऑर्डिनेट चेंज होता है तो हम बोलेंगे कि ये इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में या इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मोशन स्टेट में है। तो रेस्ट और मोशन का ये मीनिंग क्लियर हो गया आपको? ये भी समझ में आ गया कि किसी भी ऑब्जेक्ट का रेस्ट में होना या मोशन में होना डिपेंड करता है कि उसको कौन कहां से देख रहा है। जो भी ऑब्जर्वर उसको देखेगा उसके साथ एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम अटैच होगा। उस 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में उस ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट तो होगा ही होगा। अगर टाइम बीतने के साथ उसके कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहे हैं तो वो रेस्ट में है, और अगर टाइम बीतने के साथ कोई भी एक कोऑर्डिनेट या कोई दो कोऑर्डिनेट या तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मोशन स्टेट में होगा। अब देखते हैं ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात हो रही है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी 3 तरीके का होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कितने तरह का होता है, 3 तरह का। कि बहुत ही धीरे धीरे बेसिक से स्टार्ट किया है मैंने, बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, हौले हौले प्यार से पढ़ेंगे और धीरे धीरे आप देखेंगे कि लेवल इंक्रीज होता चला जाएगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने 9th-10th में क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। वैसे भी 9th-10th में हमारा कॉन्शियसनेस इतना नहीं होता कि हम फिजिक्स में जो भी पढ़ रहे हैं उसको अपने रियल लाइफ में अप्लाई कर पाए या रियल लाइफ से उसको रिलेट कर पाए। तो 9th-10th में आपने क्या पढ़ा था उसको साइड में रखिए, यहां फ्रेश मेन जो अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स हैं उसको धीरे धीरे अपने दिमाग में जाने दीजिए। धीरे धीरे फिजिक्स आपको समझ में आने लगेगी और फिजिक्स से इश्क भी हो जाएगा। तो बात हो रही थी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। फ्रेम ऑफ रेफरेंस 3 तरह का होता है। पहले को हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अब ये क्या चीज है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? देखिए, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जिसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड होते हैं। हाँ, ऐसा भी है, कभी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड होंगे, कभी ऐसा भी होगा कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड नहीं होंगे। इन जनरल अगर कोई भी ऑब्जर्वर रेस्ट स्टेट में है या मूव भी कर रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। दूसरा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसको हम बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जितने भी एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जितने भी त्वरित फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उन्हें हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। और इसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन सीधे सीधे वैलिड नहीं हो पाते, नहीं लग पाते। इसमें हमें एक और फोर्स लगाना पड़ता है, इसको हम लोग सूडो फोर्स कहते हैं, छद्म बल, काल्पनिक बल। उसके बारे में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में डिटेल में देखेंगे। अभी फिलहाल आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस का टाइप समझो, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तीसरे तरह का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है इसको बोलते हैं हीलियोसेंट्रिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जब हम लोग अपने सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स वगैरह हैं उनके मोशन, उनकी पोजीशन की स्टडी के लिए सूर्य के केंद्र को
मतलब सन के सेंटर को अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस चुनते हैं तो उसको हीलियोसेंट्रिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। यह बहुत पहले की बात है। प्राचीन काल में दो तरह की थ्योरीज चलती थी, एक हीलियोसेंट्रिज्म और एक जियोसेंट्रिज्म। जियोसेंट्रिज्म वाले ये बिलीव करते थे कि पूरे यूनिवर्स का जो सेंटर है वो अर्थ का सेंटर है, और हीलियोसेंट्रिज्म में बिलीव करने वाले लोग ये मानते थे कि पूरे यूनिवर्स का जो सेंटर है वो सन का सेंटर है। फिर दोनों में काफी वाद विवाद हुआ, वो एक लंबी कहानी है, फिर कभी चर्चा होगी। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और हीलियोसेंट्रिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये क्या होता है जिसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड होंगे, ये क्या होता है जिसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड नहीं होंगे, और ये क्या है जब हम लोग सोलर सिस्टम की स्टडी के लिए सूर्य के केंद्र को फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं तो उसको हीलियोसेंट्रिक फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा जाता है। ये तीन चीज क्लियर हो गई आपको, रेस्ट मोशन भी क्लियर हो गया और टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस भी क्लियर हो गए। अब आप चाहे तो हेडिंग डाल सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन, गतियों का वर्गीकरण। हम लोग अपने अगल बगल बहुत तरह के मोशन देखते हैं। अब अगर उन सारे मोशंस को हम लोग क्लासिफाई करें, वर्गीकृत करें, तो वर्गीकरण में कितने तरह का मोशन है वो देखते हैं। देखिए, जब भी वर्गीकरण किया जाता है मतलब बहुत सारी चीजें आपके पास में है, आपको उसे ग्रुप्स में बांटना है, तो कुछ ना कुछ बेस जरूर होता है जिसके बेस पे हम चीजों को ग्रुप में बांटते हैं। जैसे अगर बहुत सारे क्लास में स्टूडेंट्स हों, उन्हें हमें क्लासिफाई करना हो तो हम बहुत तरीके से उनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे हाई स्कूल में अगर परसेंटेज को हम बेस माने कि भाई 60% से ऊपर वाले कैटेगरी ए में होंगे, 60 से नीचे और 50 से ऊपर वाले कैटेगरी बी में होंगे, और 50 से नीचे वाले कैटेगरी सी में होंगे, तो ये क्लासिफिकेशन का तरीका हो सकता है। हो सकता है कि हम हाइट को एक बेस माने कि भाई 5 फुट से ऊपर वाले कैटेगरी ए, 5 फुट से नीचे वाले कैटेगरी बी, ऐसे भी क्लासिफिकेशन हो सकता है। तो यहां भी मोशन का बहुत तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है। उसमें जो पहला क्लासिफिकेशन है वो है पाथ के अकॉर्डिंग। जब भी मोशन होगा उसका कोई ना कोई पाथ, किसी न किसी पर्टिकुलर ट्रैक पे मोशन होगा, तो उस पाथ के अकॉर्डिंग जो मोशन का क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं मोशन किस किस तरह का होता है। सबसे पहला जो मोशन है वो है स्ट्रेट लाइन मोशन, जो अपना चैप्टर भी है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है तो उसका मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन कहलाता है। इसका सिंपल सा एग्जांपल यही है, अगर इसको छोड़ दिया जाए तो इसका मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन है। सीधी सड़क पर आप एकदम सीधे जा रहे हो तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन है। ये कोई इंक्लाइन प्लेन है, यहां आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को इस तरह से छोड़ दिया, वैसे सरक गया। जैसा आपने देखा ना पार्क वगैरह में बच्चों के सरकने के लिए होता है, उसी को इंक्लाइन प्लेन बोलते हैं। तो यहां अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ेंगे तो उसका भी मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन है। ठीक, अगला जो मोशन का टाइप आता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। ये भी आपके क्लास 11th का इसके बाद का अगला चैप्टर है। इसको हिंदी में बोला जाता है प्रक्षेप्य गति। किसी भी बॉल को अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री के एंगल पर ऐसे फेंकें, आपने बचपन में कैच कैच खेला होगा, तो ये हवा में इसकी जो गति होती है इसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। वैसा ही अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में घूम रहा है तो उसका मोशन सर्कुलर मोशन होगा। अगर कोई रिजिड बॉडी है वो किसी एक्सिस के अबाउट इस तरह से रोटेट कर रहा है तो उसकी गति को हम लोग बोलते हैं रोटेशनल मोशन। जैसे अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेशनल मोशन करता है, कुएं में जो घिरनी लगा होता है वो भी रोटेशनल मोशन करता है। लट्टू लट्टू अगर आपने नचाया होगा तो लट्टू की जो गति होती है, अगर वो रेस्ट है, एक ही जगह पे घूम रहा है, तो वो भी रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल है। उसी तरह से इस तरह के मोशन को हम लोग बोलते हैं दोलन गति, ऑस्किलेटरी मोशन। फिर अगर स्ट्रेट लाइन में यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक इस तरह से ऐसे मोशन हो रहा है, इसको हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम। वैसे ही अगर इस तरीके का कोई मोशन है, इसमें ऑब्जेक्ट आगे भी बढ़ रहा है और सर्कुलर मोशन भी कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन करते हुए अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आगे बढ़ता है तो उसके इस तरह की गति को हम लोग बोलते हैं हेलिक्स मोशन। इसको हिंदी में कहा जाता है सर्पी गति, या फिर सर्पिलाकार गति, या फिर कुंडली गति। तो ये हेलिक्स मोशन का एग्जांपल हो गया। उसके बाद हो सकता है कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा रैंडम इधर उधर मोशन कर रहा हो। जैसे शाम को आपके घर के बाहर जब मच्छर वगैरह मीटिंग करते हैं, उसमें किसी एक मच्छर के मोशन को आप ऑब्जर्व करो, उसका मोशन कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे। इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं जिग जैग मोशन।
तो ये कुछ मोशन के मेन टाइप्स हैं जो आपको अपने सिलेबस में पढ़ने भी हैं। तो मोशन का ये क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया कि मोशन में पाथ के अकॉर्डिंग मोशन इतने तरह के होते हैं, और भी बहुत तरह के मोशन हैं, पर मेन मोशन यही है। अभी फिलहाल के लिए इतना ही रहने देते हैं। धीरे धीरे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी समय के साथ। कोई भी दूसरा मोशन होगा तो समझ लेना पाथ के अकॉर्डिंग उसका क्लासिफिकेशन होगा, और वैसा ही उसका नाम भी रखा गया होगा। अब देखिए मोशन का दूसरे तरीके से भी क्लासिफिकेशन किया गया है। दूसरे तरह से क्लासिफिकेशन कैसा है उसको देखते हैं। किसी भी मोशन में मोशन कितने डायमेंशन में हो रहा है उसके बेस पे भी मोशन को क्लासिफाई किया गया है, और उसके बेस पे भी मोशन 3 तरह का होता है। कितने तरह का? 3 तरह का। उसके बेसिस पे अगर हम देखें तो मोशन 3 तरह का होता है। पहले को बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन मतलब मोशन किसी लाइन के लॉन्ग होगा, या तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, या तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, या तो पॉजिटिव वाई के लॉन्ग, या तो नेगेटिव वाई के लॉन्ग, मतलब किसी एक लाइन के लॉन्ग होगा, चाहे आगे चाहे पीछे। इसको बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन। बट कभी कभी मोशन अलोंग एक्स भी होता है और अलोंग वाई भी होता है। जैसे अभी जो मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जांपल दिया था, फिर से बताते हैं आपको। ग्राउंड पे आपने रखा एक फुटबॉल, और फुटबॉल को आपने इस तरह से ऐसे पैर से हिट किया। अब ये ऐसे हवा में उड़ता हुआ वापस यहाँ के गिर गया। तो अगर हम लोग इसको एक्स एक्सिस मान लें और यहाँ पे वाई एक्सिस मान लें, तो आप देख सकते हैं फुटबॉल अभी यहाँ है, फिर ये यहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा। तो इसमें मोशन अलोंग एक्स भी हो रहा है और मोशन अलोंग वाई भी हो रहा है। फुटबॉल की यहां से यहां तक की पोजीशन में हम देखें तो ये इतना आगे गया, इतना ऊपर उठा, इतना आगे गया, इतना ऊपर उठा, इतना आगे गया, इतना ऊपर उठा। तो इसमें मोशन अलोंग एक्स भी हो रहा है और मोशन अलोंग वाई भी हो रहा है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे टू डायमेंशनल मोशन। शॉर्ट में लिख देते हैं डी मतलब डायमेंशनल। टू डायमेंशनल मोशन भी क्लियर हो गया आपको। वैसे ही तीसरा खुद से सोच के बताइए क्या हो सकता है? थ्री डायमेंशनल मोशन। किसी भी गैसियस पार्टिकल का जो मोशन है, या फिर मच्छर का जो मोशन होता है, जो शाम को आपके घर के बाहर मीटिंग करते हैं किसको कहां पे जाना है, तो उनका जो मोशन होता है वो मोशन अलोंग एक्स भी होता है, मोशन अलोंग वाई भी होता है, और मोशन अलोंग जेड भी होता है। वैसे अगर पतंग वगैरह आपने उड़ाया होगा, जब पतंग कट जाती है हमारी, तो पतंग का भी जो मोशन है वो अलोंग एक्स, अलोंग वाई और अलोंग जेड तीनों होता है। तो किसका एग्जांपल होगा? वो भी एग्जांपल होगा थ्री डायमेंशनल मोशन का। चलिए पतंग बना भी देते हैं। ये कट गया, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। तो मोशन का ये भी क्लासिफिकेशन क्लियर हो गया, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल। अब आगे बढ़ते हैं, एक इसका क्लासिफिकेशन और देख लेते हैं। बहुत ही मस्त क्लासिफिकेशन है, आगे भी हमारे चैप्टर्स में वो काम आएगा, इसलिए उसको जानना जरूरी भी है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि मोशन में जो भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपने मोशन को या अपने पाथ को बार 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 रिपीट करता है, उसकी बार बार पुनरावृत्ति होती है। वैसे मोशन को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन मीन्स आवर्त गति। जैसे ये कढ़ाई है, खाना वगैरह बनाने आता है नहीं आता आप लोग? थोड़ा बहुत तो सीख ही लेना। अगर आप लड़के हो तब तो बहुत ही मतलब जरूरी है, शादी के बाद भी काम आएगा और स्टूडेंट लाइफ में भी काम आएगा। चलिए कभी उस पर भी वीडियो बनाएंगे कैसे खाना वगैरह बनाया जाता है। ये एक कढ़ाई है, अगर ये परफेक्टली स्मूथ हो, पूर्ण रूप से चिकना हो, यहां अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ले जाकर के ऐसे छोड़ दोगे तो ये ऐसे सरकेगा, इधर जाएगा, यहां तक उठेगा, फिर यहां से ऐसे नीचे आएगा, फिर यहां तक जाएगा, ऐसे 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 इसका मोशन होगा। इसमें क्या हो रहा है? इसमें बार 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 जो ऑब्जेक्ट है वो अपने पाथ का रिपीटिशन कर रहा है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये स्प्रिंग है और स्प्रिंग से आपने एक एम मास के ब्लॉक को कनेक्ट कर रखा है। इसको अगर हल्का सा खींच के या हल्का से दबाकर छोड़ दिया जाए तो ये भी बार 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 अपने पथ का रिपीटिशन करेगा, बशर्ते यहाँ फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की गतियां, या सिंपल पेंडुलम का ही आप एग्जांपल ले लो। इस पेंडुलम के भी मोशन में अगर यहाँ पे फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, इसको अगर आप थीटा डिग्री ऐसे डिस्प्लेस करके छोड़ देंगे तो ये ऐसे 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 बार बार मोशन करता ही रहेगा। मतलब बार 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 इसमें गति का, पाथ का रिपीटिशन हो रहा है। वैसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन।
और अगर रिपीटेशन नहीं होगा तो उसको हम बोलेंगे नॉन पीरियोडिक मोशन। नॉन पीरियोडिक मोशन इसको बोलते हैं अनावर्त गति। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को आप यहां से छोड़ दें, धरातल पर जाएगा, स्ट्राइक करेगा, फिर वापस यहां पे नहीं आएगा, फिर नीचे नहीं जाएगा, फिर वापस यहां पे नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा। या किसी भी ऑब्जेक्ट को हम इस तरह से फेंक देते हैं तो वहां जाने के बाद टप्पा खाएगा, स्ट्राइक करेगा, वापस यहां पे नहीं आएगा। तो इस तरह के मोशन में क्या हो रहा है, रिपीटेशन नहीं हो रहा है। और अगर रिपीटेशन नहीं होगा तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो नॉन पीरियोडिक मोशन है। तो ये मोशन का क्लासिफिकेशन भी क्लियर हो गया, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं, अब अपने चैप्टर पे आते हैं। अपना चैप्टर क्या है, पढ़िए जरा एक बार, स्ट्रेट लाइन मोशन। अब ये बताइए कि स्ट्रेट लाइन मोशन वन डायमेंशनल मोशन होगा ना, यानी इसमें मोशन सिर्फ किसी लाइन के अलोंग होगा, अब चाहे आगे या पीछे, चाहे ऊपर या नीचे। अब ये जो स्ट्रेट लाइन मोशन है, ये स्ट्रेट लाइन मोशन भी कई तरीके का हो सकता है। कई तरीके का स्ट्रेट लाइन मोशन भी पॉसिबल है। उसमें मेन टाइप अगर हम देखें, जिसके भीतर सारे टाइप्स ले दे के समा जाएंगे, तो वैसे में स्ट्रेट लाइन मोशन भी तीन तरह का पॉसिबल है। पहला है यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति। दूसरा है यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन, एक समान त्वरित गति। और तीसरा है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। या इसको आप सिर्फ दो कैटेगरी में भी बांट सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा उसमें फिर आप चाहे तो तीन कैटेगरी बना सकते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली रिटार्डेटेड मोशन और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड या नॉन यूनिफॉर्मली रिटार्डेटेड मोशन। पर इसी को देखते हैं। पहले तरह का मोशन क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। अब मोशन तो स्ट्रेट लाइन का ही है, यानी मोशन जब भी होगा एक लाइन के लॉन्ग होगा। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का क्या होता है, क्या मतलब होता है, अब यहां से आपको थोड़ा ध्यान से समझना होगा। अब इसमें फिजिक्स धीरे धीरे इन्वॉल्व होगी। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है एक्सेलरेशन की वैल्यू होनी चाहिए कितनी, 0। यानी ऑब्जेक्ट पे कोई भी किसी भी तरह का एक्सेलरेशन नहीं लगना चाहिए। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 9th-10th में, नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं है। फोर्स में और एक्सेलरेशन में ये छोटा सा बहुत ही प्यारा सा रिलेशन होता है, F इज इक्वल्स टू ma। अगर a की वैल्यू 0 है, इट मींस F की भी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इस फॉर्मूले में F नेट फोर्स होता है, सब ले दे के मिला जुला के टोटल फोर्स। तो टोटल फोर्स या नेट फोर्स की वैल्यू अगर 0 है तो ही एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और एक्सेलरेशन अगर 0 है तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो सकती। वेलोसिटी को अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी बदल सकती है, वेलोसिटी को अगर कोई बढ़ा सकता है, वेलोसिटी को अगर कोई घटा सकता है, या वेलोसिटी की अगर कोई डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, तो वो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, वो है एक्सेलरेशन। और अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है, इट मींस वेलोसिटी कैसी रहने वाली है, कांस्टेंट। वैसे भी अगर आप डेफिनेशन से देखो तो dv/dt होता है a, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है, इट मींस dv इज इक्वल्स टू 0 है। dv मींस डेल्टा v, v2 माइनस v1 मोटे मोटे तौर पर। इट मींस देखिए v1 इज इक्वल्स टू v2। मैथमेटिक्स भी हमें बता रहा है कि भाई वेलोसिटी पहली वाली और आखिरी वाली क्या होगी, बराबर होगी, चेंज नहीं होगी। इट मींस अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, सपोज यहां पर उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, तो यहां भी उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड ही होगी, यहां भी इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड ही होगी। ना वेलोसिटी बढ़ेगी ना वेलोसिटी घटेगी, और ना ही डायरेक्शन चेंज होगा। डायरेक्शन तो वैसे भी चेंज नहीं होगा क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ रहे हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन क्लियर हो गया। जब भी यूनिफॉर्म मोशन में कोई फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है, फॉर्मूला हमेशा ये अप्लाई होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब ये फॉर्मूला कहां से आया, इसको भी अभी आगे थोड़ी देर में हम देखेंगे कि ये फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम कहां से आता है, इसका प्रूफ क्या है।
तो फिलहाल यूनिफॉर्म मोशन क्लियर हो गया आपको। यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होने वाली है? 0। यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी न बढ़ती है न घटती है, मोशन एकदम स्ट्रेट लाइन में एकदम एक ही वेलोसिटी से होती चली जाती है। और जो फॉर्मूला लगता है वो क्या होता है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यूनिफॉर्म मोशन आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब होता है एक्सेलरेशन की वैल्यू, एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर सपोज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लग रहा है, तो थ्रू आउट द जर्नी उस पर जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मेंटेन रहे, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट रहे। तो जब भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो वेलोसिटी बदलेगी। अब वेलोसिटी देखिए कैसे कैसे बदल सकती है। अब इसमें दो केस समझते हैं। सपोज यहां कोई ऑब्जेक्ट है, ये जा रहा है और आपने लगाया इस पे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू ले लेते हैं सपोज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन होता क्या है? एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इट मींस इसकी वेलोसिटी में जो रेट ऑफ चेंज है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 मीटर पर सेकंड। यानी हर सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी में 2 मीटर पर सेकंड ऐड हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, एक्सेलरेशन लग रहा है, इट मींस फोर्स भी लग रहा होगा, पर यहां हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो हम लोग फोर्स की चर्चा नहीं करेंगे। फिर भी आपको ये सोचते रहना चाहिए कि एक्सेलरेशन अगर कहीं पे लग रहा है, इट मींस एक्सेलरेशन अगर है तो फोर्स भी लग रहा होगा। तो यहां एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं ये पहले से ही 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। अब आपने इसमें लगाया फोर्स, उसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी के सेम डायरेक्शन में होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। अगर एक्सेलरेशन किधर हो? वेलोसिटी की ही डायरेक्शन में हो, तो पहली बात उसको एक्सेलरेशन ही बोलेंगे। और उसका इफेक्ट क्या होगा? इसकी वेलोसिटी लगातार इंक्रीज करेगी। बाइक में आप ऐसा एक्सेलरेटर लेते हो तो बाइक की स्पीड भी लगातार क्या होती है? इंक्रीज करती है। यहां से अगर किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ा जाए तो नीचे की तरफ लगता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, और इसकी भी स्पीड लगातार क्या होती है? बढ़ती चली जाती है। तो इसकी स्पीड कैसे बढ़ेगी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमें समझना है। मैंने यहां क्या बताया कि एक्सेलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट मींस इसको हम चाहे तो ऐसे भी देख सकते हैं, 2 मीटर पर सेकंड। तो एक सेकंड बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 12 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। फिर अगर हम एक सेकंड बाद देखें तो इसकी वेलोसिटी बढ़कर 12 मीटर पर सेकंड से 14 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। फिर अगर हम एक सेकंड बाद देखें तो इसकी वेलोसिटी 14 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 16 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो यहां वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि एक्सेलरेशन लग रहा है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर है? इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। उसका क्या इफेक्ट पड़ता है? वेलोसिटी लगातार इंक्रीज होती है। और नोट दैट, ध्यान से देखिए, न सिर्फ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है बल्कि एक ही रेट से इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी के इंक्रीज होने का जो रेट है वो कांस्टेंट है। अरे वेलोसिटी के इंक्रीज होने का रेट ही तो एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन ये जो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमने लिया है ये कैसा है? कांस्टेंट है। तो इस तरह के मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? इस तरह के मोशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एक समान त्वरित गति। तो जब भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज होती है। फिर इसी का एक दूसरा केस देखते हैं। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू वेलोसिटी के अपोजिट, कैसे है? अपोजिट। यह है केस नंबर 2। केस नंबर 2 में सपोज यहां पे किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, कितना ले ले? 10 मीटर पर सेकंड ले ले। अब इसमें देखिए अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है और इसकी वैल्यू कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, बहुत सारे लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सही नहीं कर पाते। क्या कंसेप्ट है कि अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू जितनी भी हो, अगर एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी के अपोजिट हो, फिर से अगर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या हो? वेलोसिटी के अपोजिट हो, तो हम उसको रिटार्डेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन।
और हिंदी में इसको बोलते हैं मंदन। मंदन का पूरे फिजिक्स में यही कंसेप्ट होता है कि इफ द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी देन इट इज नोन एज रिटार्डेशन। कुछ लोगों को लगता है, मिसकंसेप्शन क्या है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर नेगेटिव में दी हुई है 2 मीटर -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो लोग ये इन्फर कर लेते हैं कि भाई ये रिटार्डेशन है। ऐसा नहीं है, ये कभी कभी गलत भी हो सकता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं आपको, उसी से आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ सर जो बोल रहे हैं वो सही है। सपोज यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, ये है x, ये है y, ये इधर जा रहा है और इसकी वेलोसिटी है -1 मीटर पर सेकेंड। अब इस पे आपने लगाया एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन नेगेटिव x डायरेक्शन में है, तो अगर उसकी वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी तो हम -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ बताइए, अच्छा एक्सेलरेशन माइनस में है तो लोग ये समझेंगे कि ये रिटार्डेशन है, बट आप देख सकते हैं यहाँ पे रिटार्डेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रिटार्डेशन जब लगता है तो वेलोसिटी डिक्रीज होती है, पिंड की जो चाल है वो लगातार कम होती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इधर जा रहा है और उस पर एक्सेलरेशन भी उधर ही लगाया जाए तो उसकी जो स्पीड है वो लगातार इंक्रीज होगी। तो सिर्फ एक्सेलरेशन के नेगेटिव होने से वो रिटार्डेशन नहीं हो जाता। जो रिटार्डेशन का फंडामेंटल कंसेप्ट है वो ये है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होनी चाहिए? वेलोसिटी के अपोजिट होनी चाहिए। तो अब इस केस में क्या होगा, इसका वेलोसिटी पर इफेक्ट देखते हैं। अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट होगा तो वेलोसिटी को घटाएगा, डिक्रीज करेगा। 1 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होके कितनी हो जाएगी? 8 मीटर पर सेकेंड। फिर 1 सेकेंड बाद देखा जाए तो इसकी वेलोसिटी और डिक्रीज हो जाएगी, वो हो जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से समझ गया, इसमें वेलोसिटी क्या हो रही है? वेलोसिटी न सिर्फ डिक्रीज हो रही है, बट नोट दैट वेलोसिटी के डिक्रीज होने का जो रेट है, जो दर है, हर सेकेंड बीतने के बाद वेलोसिटी में जो कमी आ रही है वो कांस्टेंट है। और कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी अपोजिट है, इसको भी माइनस लगा देते हैं। तो ये क्लियर हो गया आपको। एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में भी दो केस हैं। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा तब क्या होगा, और जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी के अपोजिट होगा तो क्या होगा। तो ये दोनों केस क्लियर हो गए। अब तीसरे केस की चर्चा करते हैं। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब ही है, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए? वो कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए। मतलब एब्रप्ट एक्सेलरेशन लग रहा है। कभी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, अचानक 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, अचानक अपोजिट डायरेक्शन में लगने लगा। तो इस तरह का जब एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वो भी एब्रप्ट होगा। जैसे सभी लोग बाइक स्कूटी तो चलाए ही होंगे। बाइक आप स्टार्ट करो, एक बार हल्का सा एक्सेलरेशन लो, फिर उसको फिक्स कर दो, फिर एक बार बहुत ही तेज एक्सेलरेशन ले लो, फिर कम कर दो, फिर धीरे से एक्सेलरेशन लो, फिर बहुत तेजी से एक्सेलरेशन ले लो। ऐसा करोगे आप तो क्या होगा, आपकी जो बाइक है, आपका जो स्कूटी है, उसकी वेलोसिटी आप देखना यूनिफॉर्मली नहीं बढ़ेगी। कभी बढ़ेगी, कभी स्लो हो जाएगी, कभी अचानक से तेजी से एक्सेलरेट हो जाएगा। तो इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और ये सिलेबस में आपके कम है। जब भी ऐसा नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, या एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी हमें क्वेश्चन में दिया जाता है। कैसे कैसे दिया गया होगा? एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, या एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या फिर हमें क्वेश्चन में एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी गिवन होगी। फिर उसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो वो भी हम लोग देखेंगे, वो जब आएगा तब देखा जाएगा। फिलहाल आपको मोशन के ये 3 टाइप क्लियर हो गए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज समझनी है आपको। 4 अलग अलग केस बताते हैं, बहुत ही ध्यान से देखना है। सब बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये इधर जा रहा है v वेलोसिटी से, और इस पर जो भी एक्सेलरेशन लग रहा है उस एक्सेलरेशन की वैल्यू पहले केस में है 0, मतलब एक्सेलरेशन नहीं लग रहा। तो अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होगी, इफ एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 0, देन वेलोसिटी कैसी होगी? कांस्टेंट। वेलोसिटी ना बढ़ेगी और ना घटेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से ये आगे जाएगा। पहला केस क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो सबसे पहला केस हम लोगों ने पढ़ा था, इस मोशन को अगर आपसे पूछें कि ये कौन सा मोशन है तो आप क्या बोलेंगे? ये यूनिफॉर्म मोशन है।
पूछे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये जो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम आता है वो भी कहां से आता है वो भी बता देते हैं आपको। ये देखिए s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसको भी प्रूफ करेंगे अभी अगली वीडियो में। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 कर दी जाए तो आप देख सकते हैं यहां से हमें s इज इक्वल्स टू ut मिलेगा। s वैसे तो इस फॉर्मूले में डिस्प्लेसमेंट होता है, पर अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में हो और ऑब्जेक्ट रुकने के बाद वापस ना आए तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होता है, तो हम चाहे तो इसकी जगह डिस्टेंस भी लिख सकते हैं। u है इनिशियल स्पीड, प्रारंभिक वेग, बट अगर एक्सेलरेशन 0 है तो इनिशियल वेलोसिटी, बीच की वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी सब सेम ही तो होगी। तो ये हो गया स्पीड इंटू टी है टाइम, तो यहां से स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला हमें फॉर्मूला मिल जाता है। चलिए आगे जब इक्वेशन इसको प्रूव करेंगे तो वहां एक बार फिर से आपको बताएंगे। तो ये क्लियर हो गया आपको, अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है तो वेलोसिटी कैसी होगी हमारी, यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट। पहला केस क्लियर, वेरी गुड। दूसरी चीज देखिए, फिर से वही ऑब्जेक्ट है, अगर अब की बार ये भी वेलोसिटी चल रहा है, लेकिन अब की बार इस पे जो भी एक्सेलरेशन लग रहा है उस एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 नहीं है, तो 0 नहीं होगी तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगी, और पॉजिटिव वैल्यू में भी कैसी वैल्यू है, कांस्टेंट है। सपोज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे अगर आप ही साइकिल से जा रहे हो, पीछे आपका फ्रेंड आपको पकड़कर ऐसे पुश करे, धक्का दे, तो वो फोर्स लगाएगा तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अगर उसका फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा, और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तब क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगी। और न सिर्फ वेलोसिटी इंक्रीज होगी बल्कि इंक्रीज भी कांस्टेंट रेट से होगी। जैसे अगर 10 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी और 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लग रहा है, तो अगले सेकंड में इसकी वेलोसिटी 10 से 15, फिर 15 से 20, फिर 25, 30, 35, 40, इस तरह से इंक्रीज होती चली जाएगी। तो इस केस में अगर हम देखें दोनों में रिलेशन, तो ए अगर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कैसी होती है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग होती है। ऊपर क्या एरो मैंने, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग विथ कांस्टेंट रेट। अब थर्ड और फोर्थ एग्जांपल इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब इसको बहुत ही ध्यान से देखना। सपोज फिर से वैसा ही ऑब्जेक्ट है, v वेलोसिटी से जा रहा है, अब की बार इस पे जो एक्सेलरेशन लग रहा है, इस एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। अब ये जो एक्सेलरेशन है ये भी इंक्रीजिंग है। कैसा है, इंक्रीजिंग। मतलब एक्सेलरेशन पहले सपोज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का लग रहा है, फिर अचानक से 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, फिर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, फिर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। अगर इस तरह से एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है तो हमें यह समझना है कि वेलोसिटी में किस तरह का चेंज होगा। इसको एक प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करते हैं। आपने वो देखा है सगड़ी, जो ठेला होता है, या चलिए साइकिल का एग्जांपल ले लेते हैं। आप साइकिल पे बैठ के आराम से साइकिल चलाते हुए जा रहे हो, पीछे से एक फ्रेंड आया और आपको पुश करता है, धक्का लगाता है, तो क्या होगा, पीछे से अगर धक्का लगेगा तो हमारी स्पीड बढ़ेगी। फिर दो और कमीने दोस्त आ जाते हैं पीछे से, वो भी धक्का देने लगते हैं, तो फोर्स बढ़ा, फोर्स बढ़ा तो एक्सेलरेशन भी बढ़ा, तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, वेलोसिटी नो डाउट और तेजी से बढ़ेगी। अब 2-3 दोस्त और आ जाते हैं, सब मिलके आपको ढकेलते हैं, तो फोर्स और इंक्रीज, एक्सेलरेशन और बढ़ेगा, तो वेलोसिटी भी क्या होगी, और बढ़ेगी और तेजी से बढ़ेगी। तो इस केस में क्या हो रहा है, अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो वेलोसिटी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। बट इस वाले केस में और इस वाले केस में क्या फर्क है, इसमें वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है विथ कांस्टेंट रेट, और इसमें क्या हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज होगी बट कांस्टेंट रेट से वो इंक्रीज नहीं होगी। जैसे 10 मीटर पर सेकंड से 12 मीटर पर सेकंड हुआ तो 12 से 14 नहीं होगा, 12 से 20 हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन एक्सेलरेशन, फिर 20 से बढ़कर कुछ और ही हो जाएगा, फिर उससे बढ़कर कोई और वैल्यू होल्ड कर लेगा। तो इसमें वेलोसिटी बढ़ेगी पर वेलोसिटी बढ़ने का जो रेट है वो कांस्टेंट नहीं होगा। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंटरेस्टिंग केस, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, आप भी चाहे तो अपने फ्रेंड वगैरह से पूछना, देखना वो क्या आंसर देते हैं। सपोज वेलोसिटी भी है और इस पर जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो एक्सेलरेशन अब की बार डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो एक्सेलरेशन अगर डिक्रीज होगा तो भी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। आप अपने फ्रेंड से पूछिएगा कि भाई कोई
ऑब्जेक्ट जा रहा है v वेलोसिटी से, अगर उस पर लगने वाला एक्सेलरेशन डिक्रीज हो तो वेलोसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिएगा मैक्सिमम लोग यही बोलेंगे कि वेलोसिटी भी डिक्रीज करेगी, या तो वो इसका आंसर ही नहीं दे पाएंगे। इस केस में भी अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू डिक्रीज होगी तो भी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। कैसे? जैसे मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है v वेलोसिटी से, इस पे कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं, 4-5 लोग इस पर धक्का लगा रहे हैं पीछे से, F1 F2 F3 F4। इनकी वजह से जो भी फोर्स प्रोड्यूस होगा उसकी वजह से एक एक्सेलरेशन इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा होगा। उस एक्सेलरेशन की वजह से क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ेगी। अब मान लीजिए इसमें से एक आदमी हट जाता है, वो अपना फोर्स नहीं लगाता, फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। फोर्स की वैल्यू अगर डिक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा बट एक्सेलरेशन लग तो रहा है ना, अभी भी 3-3 फोर्स तो लग ही रहे हैं। एक्सेलरेशन की वैल्यू पहले से कम हो गई है पर एक्सेलरेशन अभी भी लग रहा है, तो एक्सेलरेशन अभी भी लगेगा तो वेलोसिटी अभी भी बढ़ेगी। हाँ, पहले जिस रेट से बढ़ती थी उस रेट से नहीं बढ़ेगी। सपोज पहले इसका एक्सेलरेशन था 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर घटकर एक्सेलरेशन हो गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर एक लोग और चले गए, अब एक्सेलरेशन घटकर हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर एक लोग और चले गए, अब एक्सेलरेशन हो गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और सपोज इनिशियल इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी, तो जब 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लगेगा तो अगले ही सेकंड इसकी वेलोसिटी 10 से बढ़कर 15 हो जाएगी। 10 से बढ़कर क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू घट गई, 5 से 3 हो गई, तो अब वेलोसिटी 15 से बढ़कर 20 नहीं होगी, अब वेलोसिटी 15 से बढ़कर 18 होगी, क्योंकि 15 मीटर पर सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड यानी 3 मीटर पर सेकंड उसमें एडअप होगा और वेलोसिटी बढ़कर 15 से 18 हो जाएगी। फिर 18 से बढ़कर 15 से 18 हुआ तो 18 से 21 नहीं होगा, 18 के बाद वेलोसिटी में अब 2 मीटर पर सेकंड की वृद्धि होगी, यानी अब ये 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी गेन कर लेगा। फिर 20 मीटर पर सेकंड के बाद 21 मीटर पर सेकंड, तो आप देख सकते हैं वेलोसिटी यहां भी इंक्रीज ही हो रही है। 10 से बढ़ के 15 हुआ, 18, 20, 21, पर वेलोसिटी के इंक्रीज होने का जो रेट है वो कांस्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। तो एक्सेलरेशन अगर घट भी रहा हो तो भी वेलोसिटी इंक्रीज ही होती है, बट उसके इंक्रीज होने का जो रेट है वो कांस्टेंट नहीं होता है। तो यहां एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है बट फिर भी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये भी चारों केस क्लियर हो गया। ऐसे ही देखिए फिजिक्स, धीरे धीरे फिजिक्स की जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर आप करते जाइए, तब धीरे धीरे फिजिक्स आपको समझ में आना शुरू होगा। तो ये केसेस क्लियर हो गए आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आप चाहे तो हेडिंग डाल सकते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब किस मोशन की चर्चा होगी, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में मोशन होगा तो हमेशा अलोंग स्ट्रेट लाइन। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट कहीं से आ रहा था, हमने उसको यहां पे ऑब्जर्व करना शुरू करा। कहां पे, एट पॉइंट ए पे कहीं से आ रहा था, लेकिन हमने इसे कहां से देखना शुरू किया, ए पॉइंट से। जब से हम इसको देखना शुरू करेंगे वहां से टाइम काउंट होना शुरू होगा, यानी ये पोजीशन कौन सी है, पोजीशन t=0 की पोजीशन है। फिर हमने इसको यहां तक ऑब्जर्व किया, इस पॉइंट को मान लेते हैं ये पॉइंट है B। तो यहां पर इसकी जो भी वेलोसिटी होगी इसको हम बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग। और जहां तक इसको ऑब्जर्व करेंगे यहां पर इसकी जो भी वेलोसिटी होगी वो होगी फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग। और उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, v से रिप्रेजेंट करेंगे। b पे यहां से यहां तक जाने में इसको कुछ ना कुछ टाइम तो लगेगा ही, मान लेते हैं कितना टाइम लगता है, t। तो ये t=0 पर पोजीशन है, वो जनरल टाइम t=t पर पोजीशन है। t=0 पर जो भी इसकी वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी होगी। इनिशियल वेलोसिटी 0 हो भी सकती है, 0 नहीं भी हो सकती है। जैसे आप घर के बाहर बैठे हैं, आपके सामने वाला पड़ोसी, उसका स्कूटर रखा हुआ है, वो आता है घर से, स्कूटर पे बैठता है, फिर स्टैंड हटाता है, फिर स्कूटर को स्टार्ट करता है, फिर आगे जाता है। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। यहां से आप इसको देखना शुरू किया आपने, अब मैं यहां से इसको छोड़ रहा हूं, तो छोड़ा है मैंने, फेंका नहीं। तो छोड़ेंगे मींस इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। धीरे धीरे सवाल करते 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 सारी चीजों के मीनिंग आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, और जहां तक इसको हम देखेंगे वहां पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी। हो सकता है फाइनल वेलोसिटी 0 हो सकता है फाइनल वेलोसिटी 0 ना हो।
हो सकता है यहां से कोई ऑब्जेक्ट जा रहा था, उस पर रिटार्डेशन लगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगा, उसकी वेलोसिटी घटते 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 फाइनली जीरो हो गई। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ए पॉइंट की वेलोसिटी है u और फाइनल वेलोसिटी बी पॉइंट की वेलोसिटी है v। अब ए से बी तक अगर लगातार इस पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लगता हो, ए से बी तक लगातार इस पे एक एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है, उस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है a, और ये एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट। तो ये बताइए आप, ये कौन सा मोशन होगा, ये होगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और a से b तक इसका ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, s है। तो इसमें हमें कुछ इक्वेशंस डेराइव करने हैं, जिनको हम इक्वेशंस ऑफ मोशन कहते हैं, गति के समीकरण। टोटल गति के समीकरण 6 हैं, आपने तो शायद 9th-10th में 3 ही पढ़ा होगा, बट टोटल इक्वेशंस ऑफ मोशन कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो इस वीडियो में अब यहीं पे रहने देते हैं, बहुत लंबी लंबी वीडियो बनाने के मैं पक्ष में नहीं रहता। 40 मिनट 45 मिनट तक पढ़ने के बाद वैसे ही दिमाग चटने लगता है, तो आप यहीं पे रहने देते हैं। अगली वीडियो में बस यहीं से शुरू करेंगे और इक्वेशंस ऑफ मोशन डेराइव भी करेंगे और उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स को भी देखेंगे।